और मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है और जनूबी इलाकों में गर्मी की लहर भी बरकरार है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क, जबकि गिलगित में चंद मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान है। इस वक्त मौसम की सूरत हाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा शेब से। जी आयशा, मौसम कैसा है आज और कैसा रहेगा बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क लेकिन जनूबी इलाकों में मौसम गर्म है। अगर महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में मौसम ऐसे ही खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। चूँकि मौसम सरमा की आमद है, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात भी वाज़िया की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं भी बारिश के इम्कानात नहीं हैं। सुबह के औकात में हम देखते हैं सूरज पूरे आबोताब के साथ चमकता है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा रहता है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो ही शाम होती है ठंडी हवाएँ चलती हैं, मौसम खासा खुशगवार हो जाता है। रातें खासी जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं और रात के औकात में यही दर्जा हरारत 21 से 22 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास भी होना शुरू हो गया है कि मौसम सरमा की आमद है। रातें जो हैं वो ठंडी होती हैं, खुनकी रातों में महसूस की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते में कोई भी बारिशों के इम्कानात जाहिर नहीं किए। तो यही कहा। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया मौसम के हवाले से। तो स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू के सर्द सेहरा में जहां पर जीप रैली का इनाकाद किया गया है, वहीं पर खवातीन को बरसरे रोजगार बनाने के मौके भी फराहम किए गए हैं। खवातीन की घरेलू अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जबकि हुनरमंद खवातीन से मिलवा रही हैं आमना जंजुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, स्कर्दू के सर्द सहरा में एक तरफ जीप रैली का इनकाद किया गया है, मुख्तलिफ खेल पेश किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ खवातीन की बड़ी तादाद हमें स्टॉल्स पर भी नज़र आ रही है। स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर वो अपना हुनर दिखा रही है, स्किल्स दिखा रही है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो धागा बुन रही है यहाँ चरखे पर सबके सामने, और सबको हैरान कर रही हैं। खूबसूरत शर्ट्स भी बना रही हैं, खुद चादरें जो है वो गर्म शॉल्स खवातीन की वो भी तैयार कर रही हैं। कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस इस इवेंट से, आपको मौका मिला है? मैं 5-6 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हमारे इतने अच्छे काम करने वाले ख़वातीन को इतने स्किल है इनके पास बाहर जाने के दिखाने के हुनर नहीं थे। अभी 5 साल से यहाँ पे इवेंट हो रही है तो यहाँ पे दिखा रही है तो बहुत अच्छे हो रही है। यहाँ पे सेल भी हो रही है, लोगों की ये छुपे हुए स्किल है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बना रही है, उन लोगों को बाहर आ रही नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, जीप रैली के ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा और मैं हूं मरियम खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे कि मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की भारतीय एजेंट रोहित शर्मा से जो होशरुबा खुफिया बातचीत हुई है, उसकी एक और वीडियो सामने आ चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दूसरी वायरल वीडियो में भगोड़े यूट्यूबर को रोहित शर्मा से बात करते हुए सुना भी जा सकता है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हैं और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे साथ ब्यूरो चीफ है जावेद बलोच का। जावेद बलोच, ये एक और मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, भगोड़े यूट्यूबर के अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं। लगता बज़ाहिर कुछ यूं है कि भगोड़ा यूट्यूबर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पेरोल पर है, क्या लगता है? देखिए मरियम, ये बड़ी शर्मनाक ऑडियो जो है वो सामने आई है और ये भगोड़ा यूट्यूबर्स के इंडियन रॉ के साथ जो रवाबित हैं वो साबित करती हैं कि किस तरह ये भगोड़ा यूट्यूबर जो है वो रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तानी मामलात से मुतल्लिक जो है वो बात कर रहा है और अपने आप को बचाने के लिए सिक्योरिटी मामलात पर जो है वो बात कर रहा है। अगर हम इसकी ऑडियो कॉल का जायजा लें मरियम, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तो रोहित शर्मा जो भारतीय रॉ एजेंट है उसे दोबारा बात करते देखा जा सकता है कि मुबीना ऑडियो में उस रॉ एजेंट से पाकिस्तानी सिक्योरिटी के मामलात पर खुफिया मालूमात जो है उससे वो ले रहा है। तो दूसरी कॉल में यही जो भारतीय एजेंट है इस यूट्यूबर से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में खुफिया मालूमात जो है बातचीत कर रहा है। और मुबीना ऑडियो में रॉ एजेंट जो है ये कह रहा है कि शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी लगाने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं और
इस यूट्यूबर ने जिस तरह भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साथ अपने रवाबत को मुस्तहकम किया हुआ है और बाकी लोगों के नंबर मांग के उनसे बातचीत करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये न सिर्फ उनकी रा के पेरोल पर है, जो पाकिस्तान के खुफिया मामलात, पाकिस्तान के अंदर की मालूमात जो है वो देने के लिए यूट्यूब में बैठ के काम कर रहा है। आपने पहले भी देखा कि पहली ऑडियो में उसने अपने जो केसेस थे उसके मुतालिक बातचीत की, फिर सिक्योरिटी के मामला पर दोबारा बात हुई, फिर एक और कॉल में जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि किस तरह ये भगोड़ा जो यूट्यूबर है जो पाकिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर जो है वो ये साजिशें कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये बदनाम करने की साजिश है। हमारे साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद भी हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। ये जो भगोड़ा यूट्यूबर है भारतीय एजेंसी के पेरोल पर है, लगता कुछ यूं ही है, आपको क्या लगता है? दूसरा कि पाकिस्तान को बदनाम करने की घिनौनी साजिश पर पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो क्या इस भगोड़े यूट्यूबर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये। तो देखें जी, पहली बात तो ये है कि अब तो ये कंफर्म हो गया कि उसको रॉ ने टेक ओवर कर दिया है, और मैं समझता हूँ अगर रॉ ने उसको टेक ओवर किया, जो इंडियन एजेंसी जाहिर बात है वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो कभी हमारे खैर का तो हो ही नहीं सकते, तो उनके साथ मिलकर इंफॉर्मेशन शेयर करना, साजिशों नैरेटिव बनाना, उनकी एडवाइस लेना, फंडिंग की बात करना, इसका मतलब ये तो पक्का रॉ का पेड़ आदमी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमें अब चाहिए कि जब इतने हमारे पास सबूत आ गए हैं, ये कोई मुबैना का लफ्ज़ तो मुझे नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम इस्तेमाल करें, ये तो पूरी दुनिया ने अब ये सुन लिया है, और तो उसकी यूट्यूब जो है वो भी जिस तरह सोशल मीडिया पर उसका बिल्कुल, और ये जो वीडियोस हैं ब्रिगेडियर साहब ये बिल्कुल सामने पता चल रही हैं, ये ऑडियो सुनी जा सकती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा जावेद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। बताएं कि कराची में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और साथ में सोहराब कोट, इसके अलावा गरा मंडी में सर्च ऑपरेशन कर लिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 51 अफगान बाशिंदे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ऑपरेशन के दौरान ये मुश्तबा अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए चेक किया जा रहा है और हालिया दिनों में गिरफ्तार अफगान बाशिंदों की तादाद 250 से तजावुज कर गई थी। इस पूरी जो कार्रवाई है उसके नतीजे में कराची में जराइम की सूरत हाल में भी कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि इन पर काबू पाया जा रहा है और जो अफगान बाशिंदे हैं 51 जो गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे थे उनको कराची से पकड़ा गया है और इसके बाद अब जो वहां पर चोरी डकैती की वारदातें हो रही थी और जो जराइम थी ओवरऑल उसकी कंडीशन भी थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले जो ये बात सामने आई थी जिसकी बिना पर ये फैसला किया गया था कि गैर कानूनी जो अफगान बाशिंदे हैं उनको मुल्क बदर किया जाए, उनकी जायदादें कुर्क की जाए, इसी बिना पर क्योंकि क्राइम में ये काफी मुलव्विस पाए जा रहे थे और इसी की वजह से जराइम की सूरत हाल मजीद बढ़ भी रही थी। इस हवाले से राना उस्मान हमारे साथ होंगे और रुबैद शाह कराची से हमें अपडेट करेंगे। राना उस्मान का रुख करते हैं इस्लामाबाद से। राना उस्मान बताएगा कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज कार्रवाई की गई और इनके ठिकाने थे उनको मिसमार कर दिया गया, उसके बाद अब वहां पे क्या कंडीशन है? कुछ जराइम जो है वो नीचे आई है उसकी ग्राफ? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जब से ऐलान किया है कि गैर कानूनी रहायशी जो अफ़गान शहरी हैं उनको वापस भेजा जाएगा और उनके पास जो 30 दिन दिए गए थे जिसमें से 25 दिन जो है वो बकाया है, तो उस हवाले से अब देखा जा रहा है कि शहर में जो क्राइम की शरह थी, जैसे कि SSP ऑपरेशन जमील ज़फ़र की जानिब से भी ये बताया गया था कि 60 से 70% जराइम जो थे अब वो इन्हीं गैर कानूनी रहाइश पजीर अफ़गान शहरियों की जानिब से किए जाते थे। ये राजनी, डकैती, चोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस भी पाए गए थे और हर दूसरा ग्रोह जो था वो इन्हीं गैर कानूनी रिहायशियों का था। तो इस हवाले से कार्रवाइयाँ भी की जाती रही, लेकिन क्योंकि ये शहर में एक शहर से दूसरे शहर चले जाते थे, इसके बाद अफ़गानिस्तान रवाना हो जाते थे, इस वजह से ये बच जाते थे, तो पुलिस को भी काफ़ी मुश्किलात होती थी इनको गिरफ्तार करने के हवाले से। लेकिन अब ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, इनको रजिस्टर होने का कहा गया है या फिर वॉलंटरली कहा गया है कि वो आए इस्लामाबाद पुलिस के पास और इस्लामाबाद पुलिस उनकी इमिग्रेशन के हवाले से जो है, क्योंकि अफ़गान सफारत खाने से भी जो है IG इस्लामाबाद की उनके एहलकारों से मुलाकात हुई है। नाज़मुल अमूर जो हैं उन्होंने कल एक अहम मुलाकात की थी IG इस्लामाबाद के साथ। उन्होंने इस हवाले से कि अफ़गान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है उस हवाले से बात भी की थी और TOR जो है वो तय किए गए हैं। इन TOR में जो तय किया गया है वो भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसमें ये कहा गया है जो गैर कानूनी
रिहायशी अफगान शहरी हैं, उनकी जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको हिरासत में नहीं लिया जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरे हैं, अगर वो वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर आते हैं तो वो जो है उनको इमिग्रेशन की अच्छा सहूलियत राना फराहम उस्मान, यहाँ पर एक बात जो सामने आई है कि जो अफगान शहरी हैं जो गैर कानूनी बाशिंदे थे, उसके बाद अब उनका बायोमेट्रिक भी किया जाएगा ताकि पता चल सके कि किसी भी किस्म के क्रिमिनल रिकॉर्ड में इनका डाटा क्या पहले से मौजूद है, या अगर नहीं है तो वो आइंदा आने के लिए भी मौजूद रह सके ताकि पता चल सके। तो उससे किस हद तक फायदा होगा? और ये बताइएगा कि जो अफगान शहरी हैं जो कि पकड़े गए हैं, जो गैर कानूनी रह रहे थे, उसके बाद कितने ऐसे बाशिंदे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ चुका है? जी बिल्कुल, जो है इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ भी एक कार्रवाई की थी जिसमें 1126 के करीब गैर कानूनी अफगान शहरी थे, उनकी जांच पड़ताल की गई थी। उसके हवाले से बताया गया है कि 623 के करीब जो अफगान शहरी थे उन्होंने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो था वो फराम किया। उसके अलावा 503 जो गैर कानूनी रिहायशी अफगान शहरी थे वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो था पाकिस्तान का वो फराम नहीं कर सके, तो उनके खिलाफ 14 फॉरेन एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस फॉरेन एक्ट के तहत अदालतों में पेश किया जाता है और फिर उसके बाद उनको मुल्क बर्दर कर दिया जाता है। कल जब इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान की अफगानिस्तान एम्बेसी से बात हुई तो उन्होंने कुछ TORs में ये तय किया था कि अगर किसी भी अफगान जो कि गैर कानूनी रहायशी है पाकिस्तान में, उसको सबसे पहले इमिग्रेंट्स जो है वहाँ पर अफगान एम्बेसी लाया जाएगा। उसके बाद उनकी तमाम दस्तावेज़ात और उनके जो बायोमेट्रिक है उस हवाले से तमाम चीज़ें जाँच पड़ताल होगी, उसके बाद ही मुशावरत के बाद वापस भेजा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना उस्मान, उनको मुशावरत के बाद वापस भेजा जाएगा। आप हमें तफसीलन अपडेट करें तमाम सूरत हाल के हवाले से। तो नाज़रीन, अफगान महाजरीन की अपने वतन वापसी भी इस वक्त जारी है और जो वफाकी हुकूमत है उसकी बात करें तो वफाकी हुकूमत ने अफगान बाशिंदों की वापसी के हवाले से इकदाम भी कर दिए। इस हवाले से आप जान चुके हैं। आगे बढ़ते हुए बताएं कि कैदियों की एक वक्त की चाय पर बड़ा खर्चा होने लगा है। रवा माली साल लाहौर के 10,000 से ज्यादा कैदियों समेत पंजाब की जेलों के जो कैदी हैं वो 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की चाय पिएंगे और जेल हुकाम के मुताबिक रोजाना कैदी तकरीबन 15.5 लाख रुपए से ज्यादा की चाय पीते हैं। और इसके अलावा अगर हम मजीद यहाँ पर फैक्ट्स की बात करें तो रवा माली साल पंजाब के जेलों के कैदियों के लिए एक बड़ा कोटा रखा गया है उनकी चाय के हवाले से। जेल हुकाम का ऐसा बताना है रवा माली साल में 60,000 से ज्यादा कैदियों के लिए 50,000 किलो चाय खरीदी जाएगी और साबिक जो रवा साल था उसमें पत्ती के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो कम रेट है देने वाली कंपनी को भी दिया जाएगा। अब देखना यह है कि कौन सी कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कम देती है, फिर उस कंपनी को चूज किया जाएगा और कैदियों की भी अय्याशी होगी, वो जब चाहेंगे चाय पी सकेंगे। और इस हवाले से बात करेंगे अयाज शुजा, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ है। अयाज शुजा, ये जेलों में बैठे कैदियों की भी ईद करा दी है कि जब चाहेंगे चाय पी सकेंगे, काफी अच्छा खासा कोटा रखा गया है। जी बिल्कुल मरियम, ये तकरीबन 63,000 इस वक्त कैदी हैं। पहले इनकी तादाद सिर्फ 54,000 थी, लेकिन 9 मई के बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ एक सियासी जमात के खिलाफ तो उसके कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद अब इनकी तादाद तकरीबन 63,000 हो चुकी है और इनके लिए एक साल में 50,000 किलो चाय खरीदी जाती है, जबकि 18 लाख टेट्रा पैक का दूध जो है लीटर 18 लाख लीटर दूध इनकी चाय के लिए खरीदा जाता है। इसी तरह चीनी के ऊपर भी काफी रकूम खर्च की जाती हैं और ये सिर्फ एक वक्त इनको दिन में एक वक्त चाय देने के लिए ये भारी रकूम खर्च होती हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, भारी जो रकूम है वो खर्च होती है। ऐसी जरूरत कौन सी पेश आ गई थी, ये भी बताइएगा याश शुजा, कि जो कोटा है उसको बढ़ा दिया गया और काफी अच्छा खासा रखा गया और अब आगे जो कंपनी है उसके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये जो मौजूदा IG जेल खानाजात पंजाब हैं, इनका जो पिछला दौर था तैनाती का उसमें बाकायदा महकमा जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, उनसे एक कैदी के लिए एक पूरा खुराक का चार्ट बनाया गया था जिससे वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। उसमें दालें, चने, लोबिया, चिकन, गोश्त और दीगर आइटम्स शामिल की गई थी और एक पूरा डाइट चार्ट मुतय्यन किया था और उसी में ये चाय का भी इजाफा किया गया था कि 1 कप चाय एक कैदी को एक दिन में लाजमी दिया जाए ताकि उनके जिस्म को जो कैफीन की जरूरत है वो भी पूरी हो सके। बिल्कुल, ताकि वो भी पूरी हो सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए याशर शाह। तो नाज़रीन, क्रैकडाउन जो है वो भी जारी है और डॉलर ऊंची उड़ान भूल चुका है, रुपए को उड़ान याद है और वो मजीद तगड़ा हो रहा है। इंटरबैंक में आज डॉलर के रेट की बात करें तो वो मजीद 93 रुपए बल्कि 93 पैसे नीचे आ चुका है और इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। जबकि फी तोला सोना की कीमत की बात की जाए तो उसमें भी कमी रिकॉर्ड की गई है। फी तोला जो सोना है वो 1,00,000
88,000 रुपए का हो चुका है। और सूरत हाल यह है कि सोना भी नीचे आ चुका है, डॉलर का रेट जो है वो भी नीचे आ चुका है। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा, डॉलर भी काफी नीचे जा रहा है, सोने की प्राइसेस भी नीचे जा रही हैं, पाकिस्तान में तरक्की के तो फिर दौर का आगाज हो चुका है, नजर क्यों नहीं आ रही तरक्की? देखें, जैसे आपने डॉलर की बात की और सोने की बात की, सोने के रेट में गुज़श्ता रोज ही हमने चलाया था कि तकरीबन ये 2,15,000 से कम होकर 1,88,000 पर आया है। आखिरी जो रेट सोने के दिए गए थे वो 12 सितंबर को दिए गए थे, जब से उसके बाद से बुलियन मार्केट बंद है, जब क्रैकडाउन के बाद से, तो 27,000 रुपए जो है वो अब तक सोने पे जो है वो कम हुए हैं। ये मैं आपको 1 तोला की बात बता रहा हूँ, अगर 10 ग्राम की बात करें तो उसमें तकरीबन 24 से 25,000 रुपए जो है वो कम हुए हैं। डॉलर की सूरत ये है कि डॉलर के अंदर आज भी 93 पैसे कम हुआ है और ये 282 रुपए की 69 पैसे पर आ गया है। ओपन मार्केट में भी 2 रुपए कम हुआ है और 282 रुपए का हो गया है। एक माह के अंदर इसमें 48 रुपए की कमी हुई है और इंटरबैंक के अंदर 24 रुपए की कमी हुई है। इन तमाम चीजों का फायदा ये हुआ है कि जो महंगाई की रफ्तार थी उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन जो डॉलर कम होने का फायदा है वो इंपोर्टर्स ने, मिडलमैन ने, जो आम सारिफ है उस पर कन्वर्ट नहीं किया है। मिसाल के तौर पर जो आप दालें इंपोर्ट करते हैं, जो खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में अगर रुपया और इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में कम हुआ है तो फी किलो तेल में, दालों में कमी होनी चाहिए थी, वो उस तरह कमी नहीं हुई है। बल्कि दालों में जो शहर के अंदर जो बाजार हैं, होलसेल के अंदर तो कुछ कमी आपको नजर आती है, लेकिन जो बाजार हैं वहां पर कमी नहीं हुई है। लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वहां पर कार्रवाई। बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब डॉलर का रेट बढ़ता है या अगर सोने की प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर जाती है, लेकिन अगर ये कम होती है तो पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कम तब भी नहीं होती। क्योंकि ये गुज़श्ता रोज और एक आधा दिन पहले जो बात हुई सोने के बारे में, सोने की कीमत में 25 से 27,000 रुपए की कमी आई थी, लेकिन पाकिस्तान में आम आदमी के लिए उसके लिए कोई भी फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। पंजाब में अरबों रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर के 113 ग्रिड स्टेशन से बिजली चोरी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जबकि सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद मोहम्मद लंगड़ियाल ने रिपोर्ट ट्वीट कर दी। और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ अदनान अजीज हैं। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि लेस्को समेत जो पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, और इसके हवाले से जो ऑपरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो सियासी रहनुमा हैं, जो मुस्लिम लीग नून के अलावा जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो रहनुमा बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, और बाकायदा ये रिपोर्ट दी गई कि कसूर के इलाके में, उसके अलावा जो बाटापुर के इलाकों में बाकायदा जो सियासी मदाखलत की जा रही है बिजली चोरी के हवाले से। इससे पहले क्योंकि लेस्को की जानिब से एक बड़े पैमाने पर जो बिजली चोरी जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है, वहीं पे जो सियासी मुदाखलत बढ़ते हुए, लेकिन जो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो सेक्रेटरी पावर डिवीज़न है राशिद महमूद लंगड़ियाल की जो ट्वीट ने सोने पे सुहागा किया है, यानी कि उन्होंने सारा जो अपनी कारकर्दगी है लेस्को का, उसका पूरा पोल खोल के रख दिया है। क्योंकि लाहौर समेत पंजाब में 113 जो ग्रिड स्टेशन पर अरबों रुपए से जायद की बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न राशिद महमूद लंगड़ियाल ने बाकायदा रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और माली साल 2022-23 की जो बिजली चोरी की रिपोर्ट है वो शाया की गई है। 27 ग्रिड स्टेशन से सालाना 42 अरब रुपए से जायद बिजली चोरी हो रही है। लेस्को के जो ग्रिड स्टेशन है, ये तो सिर्फ पंजाब में 27 हैं जो ग्रिड स्टेशन बिजली चोरी हो, लेकिन लेस्को के 26 से जो ग्रिड स्टेशन है वो भी लिस्ट में शामिल हैं। अगर ऑपरेशन करने जाएँ तो फ़ोन करके बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने भी इनको ये यकीन दहानी कराई थी कि जो मिनिस्ट्री और पावर डिवीज़न लेस्को अफसरान के साथ है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, सालाना माली 2022 और 23 की बिजली चोरी की जो रिपोर्ट है वो सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शाया कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियां तो जारी हैं और हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात पर 26 अक्टूबर तक एतराज़ात जमा कराए जा सकते हैं, जबकि 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन हतमी फहरिस्तें जारी करेगा। और इंतखाबात के लिए तैयारियां कैसे हैं और कमीशन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ये हम जानेंगे। शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज अहमद शिराजी, बताइएगा, हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से कितने इंतजाम हो गए हैं?
देखिए मरियम, बिल्कुल इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सबसे बड़ा जो मसला था वो आलमी मुबस्सिरीन को यहाँ मदऊ करना था और उस हवाले से भी वजारत खारजा को जो है वो ख़त लिख दिया है। हल्का बंदिया जो है इलेक्शन कमीशन के लिए दस्तरसा जो है बन चुका था। अब उनकी जो इब्तदाई फहरिस्तें हैं वो जारी कर दी गई है। 26 अक्टूबर तक एतराज़ात जो है वो जमा कराए जा सकते हैं। और इस दफ़ा ये हुआ है कि जो हल्का बंदिया की गई है वो वोटर्स के बजाय आबादी के तनासब से की गई है। और कुछ ऐसे इलाके भी मरियम, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बटग्राम का जो हल्का है उसके एक पॉलिटिशियन है जो कि उसका वोट बैंक किसी एक हल्के में है, जबकि इन हल्का बंदियों में उसका जो हल्का है किसी और तरफ जो है वो गया है। तो इस तरह मुल्क भर में इस तरह हुआ है और मुख्तलिफ एतराज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन 26 अक्टूबर तक की जो है डेट है तमाम तरह पोलिटिकल पार्टीज के पास कि वो इन हल्का बंदियों पर एतराज़ात जो है वो उठा सकते हैं। उसके अलावा 30 नवंबर को जो है जो हतमी फहरिस्त है वो जारी की जाएगी। उसके बाद कोई भी इन पर जो है वो एतराज़ात नहीं उठा सकता और उसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है इंतखाबात की तरफ जाएंगे। आज से 2 दिन कबल जो है यहाँ पर भी एक इजलास हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजी के सरबराही में। उन्होंने भी तमाम इंतजाम का जायजा लिया और इस बात पर जो है उन्हें इत्मीनान का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ अब जो है सबकी नज़रें वो इंतखाबात की तारीख पे है और ज़ाहिर बात है जब इंतखाबात होंगे तो वो आखिरी हफ्ते में होंगे और आखिरी हफ्ते में इतवार का दिन जो है वो 28 जनवरी को आ रहा है। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ज़राए हैं उनका भी ये कहना है कि 28 जनवरी का जो दिन है वो इंतखाबात के लिए मुख्तस किया जा सकता है। 28 जनवरी का दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए सिलेक्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शरासी। अपडेट करने आगे बढ़ते हुए बताएं कि लंदन में नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और नवाज शरीफ का बरतानिया में क़याम के दौरान मीडिया कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मेरे हक में और मेरे खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का मैं शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तान रवानगी से कबल आज दफ्तर में आखिरी दिन है। लंदन में मेरे खिलाफ मुजाहिरों से क्या हासिल हुआ, 4 साल मुजाहिरे किए गए, उनका क्या मकसद था। नुमाइंदा न्यूज़ लंदन से हम जानेंगे तमाम तर सूरत हाल के मजीद उनका क्या कहना था। कामरान बुखारी हमारे साथ है। कामरान बुखारी, मियाँ साहब की जानिब से मजीद क्या कहा गया, इज़हार तशक्कुर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये आज एक बाकायदा मीटिंग थी जो सबक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल जो मुलाकात की सहाफ़ियों के साथ। आज नवाज शरीफ ने जब मुलाकात की तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही उन्होंने कुछ गिले शिकवे भी किए कि कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं कि जो बगैर किसी वजह के तनकीद करते हैं। अगर किसी जगह पर आप क्रिटिसाइज करते हैं आपका हक है, लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए आप वजूहात जो ढूंढते हैं वो गैर मुनासिब है। और जिन लोगों ने उनके हक में रिपोर्टिंग की उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अलबत्ता तमाम तर सहाफ़ी मियाँ साहब के ऑफिस में मौजूद थे और तमाम ही सहाफ़ियों का मियाँ नवाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया। और मियाँ नवाज शरीफ ने सहाफ़त के हवाले से भी बात की कि सहाफ़त एक अहम किरदार अदा करता है लोगों की ज़िंदगी में। आपको रिपोर्टिंग करते वक्त चाहिए कि जो सच है जो आप देखते हैं वो दिखाएं। बिल्कुल सही, उनकी जानिब से शुक्र अदा किया गया था। कामरान बुखारी, बहुत शुक्रिया। और अब जुर्म दास्तान। लाहौर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। मुबैना पुलिस एहलकार ने ताजिर को लूट लिया और पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने शहरी से 1,55,00,000 रुपए लूट लिए हैं। थाना इचरा की बात करें, वहां पर वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। मुबैना पुलिस एहलकारों ने ताजिर को लूट लिया और थाना इचरा में वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाहिद रिजवी से जानेंगे, शाहिद, ये पुलिस वर्दी में मलबूस थे डाकू या ये असल में पुलिस के ही कारिंदे थे? क्या मामला है, बताइएगा, जरा क्लियर कर दें। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है। यहाँ पर पुलिस की वर्दियों में मलबूस जो 4 अफराद हैं उन्होंने ताजिर को जो है दिन दहाड़े लूट लिया है। और जो FIR के मतन के मुताबिक 2 पुलिस एहलकार जो मुबैना तौर पर पुलिस की वर्दियों में मलबूस थे उन्होंने 1,55,00,000 रुपया जो है ताजिर उससे छीना है। ये 4 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे। उन्होंने 2 पुलिस की एहलकारों की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मोटरसाइकिल सवारों ने जो है अपने आप को, ठीक है, ये 4 ताजिर थे, पुलिस एहलकार थे जिन्होंने ताजिर को लूटा है, मलबूस थे उसमें कपड़ों में। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में डाकुओं ने बैंक लूट लिया और थाना सिविल लाइन की बात करें तो उसकी हदूद में बैंक डकैती की वारदात हुई है। डाकुओं ने तसल्ली से डकैती की मगर पुलिस वहां पर ना पहुंच सकी, रिवायती लेट ही पहुंची। जाते जाते डकैतों ने बैंक का दरवाजा और जो था वो वायर लॉक से बंद भी कर दिया था ताकि बाहर कोई ना आ सके। और CCPO फैसलाबाद पुलिस की
जो भारी नफरी थी उसके साथ मौके पर वहां पर पहुंच गई। बात करते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा जवेरिया नजीर से। जी जवेरिया। फैसलाबाद में डाकुओं ने बैंक को अपने निशाने पर रखे है। 2 माह पहले भी बैंक की 3 बड़ी वारदातें हुई थी, जबकि आज भी बैंक की वारदात हुई है। बैंक रॉबरी में जो है वो 1.25 करोड़ रुपए से जायद की रकम डाकू लेकर फरार हो गए। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलन हमें अपडेट किया इस हवाले से। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।